गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुक्ला सिंधु आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित जो सवैये हैं कविता उनको कंप्लीट किया था। आज का हमारा विषय है आत्मकथ्य। कविता का नाम है हमारा आत्मकथ्य, जो आपकी 10th क्लास के एक्सरसाइज भाग 2 में से ली गई है। कविता नंबर 4 है और इसकी कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। शुद्ध साहित्य की हिंदी भाषा में रचित यह कविता है। इस कविता के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुंशी प्रेमचंद जी हंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। तो उनके मन में आया कि अपनी पत्रिका में किसी की आत्मकथा को प्रकाशित किया जाए, यानी आत्मकथा होती है स्वयं की कथा। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के जो मित्र थे उन्होंने जयशंकर प्रसाद से विनम्र आग्रह किया कि चलिए आप तैयार हो जाइए अपनी आत्मकथा लिखने के लिए और अपने बारे में दुनिया को बताइए। जो हंस मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित संपादित जो पत्रिका थी हंस, उसमें प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं दुनिया के सामने उजागर कर सकूं। तो यहीं से यह जो कविता है शुरू होती है। आत्मकथ्य यानी स्वयं की कथा का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है आत्मकथ्य। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने जाने अनजाने में लिखना शुरू कर दिया, तो वहीं से इसका जन्म हुआ था। तो देख लीजिए, आत्मकथ्य मीन्स अपनी कथा का स्वयं वर्णन करना। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह है अपनी। अब यहाँ पर मधुप है मन रूपी भवरा। जब सबसे पहले तो ध्यान से देख लीजिए, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आस घनी। इस अनंत गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत सरलार्थ या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज भाग 2 में से। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत यह कविता है, वहां से उद्धृत किया गया है, वहां से लिया गया है। और इस कविता में कवि अपने जीवन यानी अपनी आत्मकथा का वर्णन करता है और कहता है, सरलार्थ करते हुए लिखेंगे, मधुप गुनगुनाकर कह जाता मेरा मन रूपी, जो भवरे रूपी मेरा जो मन है वह मुझे गुनगुनाकर कह रहा है, वह मुझे बार बार कह रहा है कौन कहानी है अपनी, कि अपनी कहानी का वर्णन करो, अपनी जीवन का वर्णन कीजिए और वो ऐसे जीवन का वर्णन करे जिससे दूसरों को शिक्षा मिल सके। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि तुमने मुझे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित तो कर दिया, लेकिन मेरा जीवन ऐसा है जहां पर मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख है, यानी गहन दुख मेरे जीवन में भरे हुए हैं और पतियों रूपी जो ऐसे दुख हैं जो बार बार क्या मेरे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। कितने आज घनी, न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितने ऐसे दुख हैं जो मेरे जीवन में पेड़ों से घिरी हुई पत्तियों के समान है, यानी गहरे दुख मेरे जीवन में है। इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत असीम, नीलिमा आकाश, न जाने ऐसे कितने आत्मकथ्य हैं, न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो इस संसार के अनंत आकाश में छाई रहती है, यानी बहुत सारी कथाएं हैं जो दिन प्रतिदिन क्या है वो प्रकाशित होती रहती हैं। असंख्य जीवन इतिहास, न जाने कितने ऐसे इतिहास हैं, यह लोग करते ही रहते हैं। और व्यक्ति बार बार अपनी आत्मकथा का वर्णन करते हैं, बार बार अपनी कहानी को दूसरों के सामने उजागर करते हैं, अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन उपहास का मतलब है, उपहास होता है मजाक, व्यंग मलिन कटाक्ष करना, मलिन मैला, यानी कहने का अभिप्राय है सिर्फ और सिर्फ इस अपनी आत्मकथा का वर्णन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस संसार में वह उपहास का पात्र बन जाते हैं, यानी अपनी कथा को वह सच्चे सीधे सरल रूप से इस संसार के व्यक्तियों के सामने व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दूसरे उनकी आत्मकथा को पढ़कर बाद में उनका मजाक उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी, तब भी तुम कहते हो इन बातों को सब जानते हैं, यानी अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप सब जानते हो
किसके बारे में कि बाद में सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। न जाने कितने ऐसे असंख्य जीवन इतिहास है जिनका मलिन मजाक उड़ाया गया है, उन पर कटाक्ष किया गया है। तुम फिर भी मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा का वर्णन करूं, यानी अपने जीवन का यहाँ पर वर्णन आपके समक्ष करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे। यदि मैं अपनी दुर्बलता का, अपनी कमजोरी का, अपने दुखों का बखान तुम्हारे सामने करूंगा, अपनी आत्मकथा में करूंगा, तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दुखों को सुनकर रस पाओगे, यानी तुम्हें क्या है, बड़ा मजा आएगा। देखो यह गागर रीति, गागर रीति मटकी, गागर होता है मटकी, रीति होता है खाली, यानी मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जीवन तो खाली है, सिर्फ और सिर्फ दुख है मेरे जीवन में, सुख का कहीं पे भी कोई भी नामो निशान नहीं है, यानी मेरा जीवन तो खाली मटकी के समान है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। फिर अपने मित्र को संबोधित करता है, क्या ऐसा संभव है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही वह व्यक्ति हो, यानी संसार में जो व्यक्ति हैं वही ऐसे हैं जो दूसरों की कथा को सुनकर दूसरों के जीवन से आनंद प्राप्त करते हैं, और दूसरों की जो मटकी है, यानी तुम ही खाली करने वाले, तुम ही दूसरों के मन को खाली कर देते हो। किसके द्वारा? व्यंग्य के द्वारा, कटाक्ष के द्वारा, यानी उनकी जीवन कथा को सुन लेते हैं और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि क्या तुम ही हो ऐसे व्यक्ति? कैसे व्यक्ति कि जो दूसरों की आत्मकथा सुनकर उनके दुख को बढ़ा देते हो और उनके सुखों को खाली मटकी के समान कर देते हो। अपने को समझो, तुम अपने पर ध्यान दो। चेतावनी देता हुआ कवि कहता है कि ऐसे लोगों पर व्यंग्य करता है, कटाक्ष करता है और कहता है कि तुम दूसरों पर इतना ध्यान मत दो, बल्कि अपने पर ध्यान दो। मेरा रस ले, मेरा तो मजाक उड़ाते, मेरी आत्मकथा सुनकर मेरी दुर्बलताओं को देखकर मुझ पर व्यंग्य करते हैं, रस प्राप्त करते हैं और मजाक बनाते हैं अपनी भरने वाले, और अपने जीवन को भर लेते हैं। किसके द्वारा? असंख्य जीवन इतिहासों के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा हमें खाली कर देते हैं, उपहास के द्वारा हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी कथा से अपने जीवन का रस यानी आनंद क्या है वो बढ़ा लेते हैं। यह है विडंबना। विडंबना होता है गहरा दुख, बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ा गहरा दुख है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़वाओ। अब यहाँ पर कवि के जीवन में थोड़ा बहुत सुख आता है और कहता है कि उस सुख का वर्णन करके सिर्फ और सिर्फ इस संसार में मैं मजाक का पात्र बनकर रह जाऊंगा। यानी कहने का अभिप्राय है कि अपने सुखों का दूसरे व्यक्तियों के सामने वर्णन करके मैं कभी भी आपकी मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। यानी जो सुख है उसको मैं दुनिया के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपना दुख, अपनी तकलीफ को भूलकर औरों की दिखलाऊं मैं, दूसरों की कहानियों के बारे में वर्णन करूं। यानी कहने का अभिप्राय अपना दुख तो भूल जाऊं, अपना दुख, अपना जो गहरा दुख है, विषाद है, जो विषय वासनाएं क्या है वो व्यक्तियों के मन में छाई हुई हैं, उनको भूलकर औरों की दिखलाऊं मैं, दूसरों की कमियों को उजागर यहाँ पर कर रहा हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब यहाँ पर कवि के जीवन में जो थोड़ा बहुत सुख था वो मधुर चांदनी रात में छाया था, यानी उसके जीवन में किसी का प्रवेश हुआ था, और कहता है कि उस उज्जवल गाथा, उस स्वर्णिम कहानी को मैं कैसे दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट कर दूं। मधुर चांदनी रातों, जो मधुर मीठी चांदनी उज्जवलता से भरी हुई, शुभ्रता से भरी हुई चांदनी रातों में जो प्रकाश छाया हुआ था, उसका वर्णन मैं दूसरों के सामने कदापि नहीं करना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, जब उसके जीवन में किसी का प्रवेश होता है, उसकी प्रियसी या उसकी पत्नी का जब उसके जीवन में प्रवेश होता है और उनसे जब वो वार्तालाप करता है, मधुर वार्तालाप करता है, तो उन बातों को वह न चाहते हुए भी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। यानी खिलखिलाकर जब वो खिलखिलाते थे, खुश होते थे, हंसते थे, आपस में बातें करते थे, तो उन बातों का वर्णन मैं किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहता। यानी वह मधुर यादें सिर्फ तुम्हारे और मेरे मध्य में रहे तो बहुत अच्छा है, मैं किसी तीसरे व्यक्ति के सामने यानी संसार के व्यक्तियों के सामने उसका वर्णन करके मजाक का पात्र कदापि नहीं बनना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब यहाँ पर कवि कहता है कि थोड़ा सा ही सुख था मेरे जीवन में, और किस में मिला? सपने में।
और जैसे ही वह सुख मेरे पास आया, जैसे ही उस सुख को मैंने आलिंगन बंद करना चाहा, अपने गले लगाना चाहा, तो ठीक उसी समय मेरी आंख खुल गई और जो मेरा सुख था वह मुझसे कोसों दूर दबे पांव भाग गया। यानी कहने का अभिप्राय है, मैं उसको गले लगाना चाहता था, उसका अनुभव करना चाहता था उस सुख का, लेकिन जल्दी ही क्या है, मेरी नींद खुल गई, यानी मैं स्वप्न से जाग गया और वह सुख मेरे से कोसों दूर भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुराना चाहता था, मैं उसको पकड़ना चाहता था, गले से लगाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, आंख खुलने से वह सुख मुझसे दूर मुस्कुरा कर चला गया। जिसके अरुण, अरुण होता है सूर्य, यानी लालिमा युक्त कपोलों गालों की मत वाली छाया, जो मत मन वाली, मन को हरने वाली जो सुंदर छाया थी, यानी उसके जीवन में जिसका प्रवेश हुआ था, उसके गालों की जो लालिमा का वर्णन किया है, और ऐसी लालिमा थी जो मेरे मन को हरने वाली थी। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, और यहाँ पर बताया है सुबह के समय अनुरागनी, प्रेम से भरी हुई सुबह, भोर क्या है, निज सुहाग मधुमाया में, मेरे सुखों की जो मधुमाया है, यानी मीठी जो यादें हैं उनके रूप में प्रतीत हुई हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है। स्मृति याद, यानी उसकी प्रेयसी की जो याद है, उसकी पत्नी की जो याद है, वो उसके जीने का सहारा है। थके पथिक की पंथा की, जयशंकर प्रसाद थक चुके थे अपने जीवन या उनका वर्णन करते करते, यानी अपने जीवन में दुखों को भोगते भोगते सुखों का प्रवेश होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ उसकी यादें, यानी उसकी प्रेयसी की, उसकी पत्नी की सिर्फ और सिर्फ यादें हैं जिनके सहारे वो अपना जीवन गुजारना चाहता है। यानी एक मुसाफिर, थका हुआ मुसाफिर है, और उनकी यादों के सहारे वह अपना जो शेष जीवन है उसको व्यतीत करना चाहता है। वह कौन, जयशंकर प्रसाद जी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ पर कहता है, यदि मैं अपनी आत्म कथा का वर्णन दूसरों के सामने करता हूँ तो तुम मेरी आत्म कथा में से वह चीज ढूंढोगे, यानी मेरे जीवन की परतों को तुम, मेरे जीवन में छुपे हुए रहस्यों को तुम गुदड़ी की परतों के समान, यानी गुदड़ी क्या है, वो कपड़े से बनाई जाती है, और जब उसकी सीवन को, यानी जब उसको उधेड़ना होता है तो अलग अलग उसको परत दर परत, यानी कपड़े, एक कपड़े के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से उसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि तुम मेरे रहस्य को, मेरे जीवन में जो रहस्य है उसको तुम अलग अलग करके उससे रस प्राप्त करना चाहते हो। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। अब यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन छोटा है, और छोटा जीवन भी दुखों से भरा हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि छोटा जीवन है। छोटा जीवन यहाँ पर दो रूप में व्यक्त हुआ है। यानी जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा कोई भी महान कार्य नहीं किया है जिसका वर्णन मैं दुनिया में, इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के सामने कर सकूं। यानी मेरा सादा सा सरल सा जीवन है, मेरी आत्मकथा सरल है, साधारण है। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी कोई कार्य नहीं किया है जिसका वर्णन मैं दूसरों के सामने व्यक्त कर सकूं। क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अब यहाँ पर कवि कहता है कि संसार में रहने वाले व्यक्ति दूसरों पर व्यंग्य करते हैं, तो इससे तो अच्छा मैं चुप रहूं और सिर्फ दूसरों की ही सुनता रहूं। यानी दूसरों के जीवन का जो वर्णन है, और जो व्यक्ति दूसरों के जीवन का वर्णन करते हैं, सिर्फ उसको सुनता रहूं और मैं खुद चुप रहूं, मैं खुद मौन रहूं। इसका अभिप्राय है मैं अपनी आत्मकथा को दूसरों के सामने व्यक्त न करूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न उभर कर आया है कि कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा को किसके रूप में चित्रित किया है, तो भोली आत्मकथा के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। और कवि जयशंकर प्रसाद जी कहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे। यदि मैं अपनी आत्मकथा का वर्णन तुम्हारे सामने कर भी देता हूँ, अपने जीवन के रहस्य, अपने जीवन में छाए हुए सुखों का वर्णन मैं आपके सामने कर भी देता हूँ, तो इस संसार के व्यक्ति क्या मेरा भला करेंगे, क्या हित करेंगे। और आगे बताया है, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा है वो सीधी है, सरल है, भोली है, साधारण है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थकी पंथी की
पंथा में। अब यहाँ पर अनुरागनी, अनु मतलब सुबह के समय यानी भोर का जो वर्णन किया है, यहाँ पर कवि कहता है कि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया की, सुबह के समय प्रातःकालीन की सुंदरता का वर्णन किया है और कहा गया है कि ऐसी कहानी का वर्णन मैं कर रहा हूँ जब मेरे जीवन में मधुमाया यानी एक तरह से कहा गया है कि मधुर स्मृतियां आई थी। आगे बताया गया है उसकी स्मृति यानी उनकी याद, उसकी प्रेयसी की यादें पाथे बनी है, सहारा बनी है थके पंथी की पंथा में, यानी उनकी यादों के सहारे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में एक मुसाफिर के समान यात्रा कर रहा था, यानी मैं थक गया था, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें हैं, यानी मेरी पत्नी की जो यादें हैं जिनके सहारे मैं अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सीवन को उधेड़कर देखोगे मेरी कथा की। अब यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यदि मैं अपनी आत्मकथा को तुम्हारे सामने व्यक्त कर दूंगा तो तुम मेरे रहस्य को जानना चाहोगे। यानी कहने का अभिप्राय, जिस प्रकार से गुदड़ी बनाई जाती है, एक कपड़े के बाद दूसरा तह लगा के तीसरा चौथा इस तरह से, और जब हम उसको खोलते हैं, उसको उधेड़ते हैं तो एक एक परत क्या अलग कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कवि जयशंकर प्रसाद जी कहता है कि मैं अपनी आत्मकथा को आपके सामने व्यक्त करूंगा तो आप छोटे से छोटे रहस्य को गुदड़ी की सीवन की भांति उधेड़कर इस दुनिया के सामने व्यक्त करोगे और उनसे रस प्राप्त करोगे यानी सुख प्राप्त करोगे। आगे बताया है छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। अब यहाँ पर दो प्रश्न उभर कर आए हैं कि कवि कह रहा है कि मेरा जीवन छोटा है, सरल है और मैंने ऐसा कोई महान कार्य भी नहीं किया है जिसका वर्णन मैं संसार के सामने करना चाहता हूँ। यानी मेरा जो जीवन है वो सरल है, छोटा है, ऐसा मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है जिसका वर्णन मैं आपके समक्ष कर सकूं। क्या यह अच्छा नहीं? अब कवि स्वयं से प्रश्नात्मक शैली में स्वयं से ही पूछता है और कहता है कि क्या ऐसा अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनूं, यानी दूसरों की सुनता रहूं और खुद अपने जीवन के रहस्य को दूसरों के सामने व्यक्त न कर पाऊं। यानी कहने का अभिप्राय, खुद के बारे में मौन रहूं, चुप रहूं, दूसरों के सामने अपना वर्णन न करूं और दूसरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे? यदि मैं अपनी आत्मकथा तुम्हारे सामने व्यक्त भी कर दूंगा तो तुम सुनकर सिर्फ और सिर्फ रस प्राप्त करोगे, उससे मेरा क्या भला कर सकूं, यानी इसमें मेरा क्या हित होगा। मेरी भोली आत्मकथा, मेरी तो जीवन की कथा है वो भोली है। अब यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन उभर कर आया है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि कवि की आत्मकथा कैसी थी, तो कवि की आत्मकथा भोली थी, सरल थी, साधारण थी। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब यहाँ पर कवि कहता है कि अभी ऐसा समय भी, उचित समय भी नहीं आया है कि मैं अपना वर्णन तुम्हारे सामने कर सकूं, क्योंकि अभी अभी तो मेरी कहानी है, मेरे जीवन की जो कहानी है वो थक कर सो चुकी है। यानी कहने का अभिप्राय है, चुप है मेरे जीवन की कथा, मैं अपने जीवन का वर्णन दूसरों के सामने नहीं करना चाहता, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरे जो दुख हैं, व्यथा होता है दुख, मौन होता है चुप, जो मेरे दुख हैं उनका मैं वर्णन दूसरों के सामने नहीं करना चाहता, नहीं अपने सुखों का वर्णन करना चाहता, नहीं अपने दुखों का वर्णन करना चाहता है। तो आत्मकथा में जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर अपनी कविता आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत की है। कहा गया है आत्मकथा मीन्स अपनी आत्मा की कथा। तो यहाँ पर जो विशेष होता है कविता का वो उभर कर आता है कि जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः रूप से छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर कवि ने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, प्रश्नात्मक जो अलंकार है उनका यहाँ पर प्रयोग किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी है, तत्सम प्रधान यहाँ पर जो भाषा है, शब्दावली है, उसका यहाँ पर उचित प्रयोग किया है और यहाँ पर कवि ने अपनी जो कथा है उसको भोली आत्मकथा के रूप में चित्रित किया है। तो आज हमारा जो आत्मकथा नामक कविता है जो एक्सटेज भाग 2 में से ली गई है, कविता नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होती है। इसके साथ साथ ही हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कविता नंबर 5 आपके सामने लेकर आएंगे, बड़े ही सरल रूप से, साधारण रूप से। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।